नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 16 पाठ पढ़ रहे थे पानी कहानी। इसी पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि लेखक जा रहे थे, उसी समय उनके हाथ पर एक ओस की बूंद गिर गई थी। वो बूंद कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई थी। इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वही ओस की बूंद है, वो पानी के माध्यम से पेड़ की जड़ों तक जाती है और फिर पत्तों के माध्यम से ओस बनकर वापस आ जाती है। इसी के अंतर्गत उस ओस की बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बारे में भी बताया था। इसी के अंतर्गत ओस ने अपने वंशज के बारे में बताया था कि उनके वंशज हैं वो व्यावहार लपटों से भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। उनके पुरखे हैं वो बड़ी प्रसन्नता से सूर्य की धरातल पर नाचते रहते हैं। और एक दिन की बात बताते हुए उसकी बूंद कहती है कि एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा था। उसको देखकर उनकी आंखें चौंधियाने लगी, यानी आश्चर्यचकित हो गई। वह पिंड है वो सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों वह सूर्य के पास आता जाता था उसका आकार बढ़ रहा था। वह पिंड सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। अब ऐसे में यदि वह पिंड सूर्य से टकरा जाए तो क्या होगा, है ना। तो ऐसे में उसकी आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राशि से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, यानी चकनाचूर हो जाएगा सूर्य। लेकिन वह पिंड है वो सूर्य से नहीं टकराया, वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। लेकिन उसकी आकर्षण शक्ति इस प्रकार की थी कि सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला और सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल नहीं सका और कई टुकड़ों में टूट गया। यानी पहले सूर्य का एक भाग टूटा और वही उसी एक भाग के कई टुकड़े हो गए। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, यानी हमारी पृथ्वी थी, ये पहले एक आग का गोला थी। ये आप समझ गए होंगे वो आग का गोला कैसे हुई। कैसे हुई आग का गोला कि पहले एक पिंड आ रहा था, वो सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन वह सूर्य से तो नहीं टकराया, लेकिन उसकी जो आकर्षण शक्ति थी वह इस प्रकार की थी कि सूर्य का एक भाग टूटकर उसकी ओर पीछे चला गया। क्यों चला गया? उसकी आकर्षण शक्ति के कारण चला गया। और फिर उसी भाग के कई टुकड़े हो गए और उनमें एक भाग बन गया पृथ्वी। इसलिए बताया जा रहा है कि पृथ्वी है पहले एक आग का गोला थी, है ना। तो यहाँ पर बताया ना कि एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है, यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। अब लेखक पूछते हैं परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? यानी जो आग का गोला होता है वो सब कुछ जला देता है, पानी को भी जला देता है, पेड़ पौधों को भी जला देता है। फिर किस प्रकार से ये पानी आया, किस प्रकार से हमारे प्रकृति के अंतर्गत जो पेड़ पौधे हैं उनकी उत्पत्ति हुई, ये सब कैसे हुआ? तो ओस की बूंद कहती है मुझे ठीक पता नहीं है, कि मुझे मालूम नहीं है। हाँ ऐसे ही कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, कि ये पता तो नहीं है कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये पता है कि धीरे धीरे ये जो पृथ्वी है ये ग्रह है ना। तो ये ग्रह है वो ठंडा होता चला गया। वहीं पर ओस है वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, और ओजन, ओजन का अर्थ होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की बात कर रही है। तो वह बताती हैं कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, ओजन, ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ।
पानी किसके कारण बना था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। और इन दोनों के मिलने पर क्या हुआ? उन्होंने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैंने उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी। पहले भाप थी, धीरे धीरे वह भाप किसमें बदल गई? बर्फ में बदल गई। तो उसने थोड़े दिनों बाद में अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। और मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था और वह छोटा था। भाप रूप में था तब क्या था? छोटा था। वह पहले 17वां भाग रह गया था। और इस प्रकार से ओस की बूंद ने देखा कि मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ के बने पड़े हैं। जहाँ दृष्टि जाती वहाँ बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन बर्फ कब पिघलती थी? जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था, यानी बर्फ पिघल जाती थी। बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। यानी पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की जो रासायनिक क्रिया है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की रासायनिक क्रिया के कारण की जल की उत्पत्ति हुई है। और फिर वही जल पहले भाप के रूप में आकाश में उड़ता रहता था, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी बर्फ जमने लग गई। और वह बर्फ कब पिघलने लग गई? जब सूर्य प्रकाश उन पर पड़ने लग गया तो बर्फ पिघलने लग गई। अब लेखक कहते हैं बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। तो वह बताती है बड़े आनंद का। तो लेखक पूछते हैं कितने दिनों तक? तो ओस की बूंद कहती है कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है सुख के दिन तो लंबे होते हैं तो आसानी से भी गुजर जाते हैं, लेकिन दुख का तो एक क्षण निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ओस की बूंद ने कहा है कि वो तो सुख के दिन थे, वो तो चले गए। 100-200 वर्ष ज़्यादा नहीं होते। तो इस प्रकार की बातें सुनकर, जो बातें हो रही थी ओस की बूंद की और लेखक की, उन दोनों की बातें सुनकर लेखक ने अपने आप को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ गई। अब लेखक और ओस की बूंद शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि ऐसा अनुभव हुआ कि वो सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी कि अब क्या होगा। इतने दिन आनंद के काटने के पश्चात यानी बाद में अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। यानी सुख के दिन होते हैं ना, सभी वही चाहते हैं। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसले चले हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो पानी होता है, पानी होता है तो वह क्या है? अब नीचे जमीन में पानी तो है, पाताल, जमीन के नीचे क्या आता है? पाताल आता है। और पाताल में क्या है? पानी तो है। तो उसकी बातें यहाँ पर हो रही हैं कि नीचे दबकर भाई हैं वो पानी हो गए हैं और उनका शरीर है वो ठोसपन को छोड़ चुका है। ठोसपन को मतलब है नीचे ज़मीन में बर्फ़ नहीं जमती, नीचे तो तरल ही होता है। पानी नीचे होता है, जैसे आपने कुएं में देखा है, बावड़ी में देखा है, नीचे पानी ही होता है, उस पर बर्फ़ नहीं जमती। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अभी उस पढ़ते हैं इससे आगे। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही। ओस की बूंद कई दिनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई, यानी गर्म पानी से भेंट हो गई थी, मुलाकात हो गई थी। भेंट का अर्थ होता है मुलाकात होना। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब जब ठंडा पानी होता है यानी जो बर्फ़ होती है वो यदि गर्म पानी से मिल जाती है तो क्या होगा? पिघल जाएगी। तो वहीं यहाँ पर ओस की बूंद में भी यही हुआ कि
एक दिन वो गर्म धारा से मिल गई और गर्म धारा मिलने के कारण क्या हुआ, गर्म धारा से मिलने पर पानी है वो पिघल जाता है, यानी बर्फ है वो पिघल जाती है। तो ठंडक पहुंचाने के लिए उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी, और जब गर्म धारा में मिले तो पानी तो जो बर्फ का जमा हुआ है तो बर्फ तो पिघल जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी तो वह जो पानी था वो गर्म धारा में मिलने के कारण पिघल गया और पानी बनकर समुद्र में मिल गया। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत है। क्या दृश्य देखा, मैं अभी तक समझती थी समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जीव मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया है कि पहले तो ओस की बूंद यही समझती थी कि समुद्र में तो केवल पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं है। इसमें बताया ना, समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। कहने का तात्पर्य है पहले ऐसा माना जाता है समुद्र में पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे पता चला कि समुद्र में जीव भी रहते हैं। समुद्र में जैसे मछली हैं, मगरमच्छ है, इस प्रकार के जीव भी रहते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है और समुद्र से नमक निकाला जाता है। तो उसे बताया कि नीरा नमक भरा है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, नमक के कारण, क्योंकि समुद्री पानी में नमक होता है और नमक क्या होता है, खारा ही होता है। तो वह कहती है पहले तो मुझे समुद्र का खारापन बिल्कुल नहीं भाया और फिर धीरे धीरे सब कुछ सहन हो गया था। एक दिन जी में आया, जी होता मन, मन में क्या आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि समुद्र के भीतर क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया। तो क्या देखा उन्होंने, मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। समुद्र में बहुत सारे जीव होते हैं। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। यानी बहुत सारे जीव देखे, जिनमें क्या देखे, घोंगे थे, जालीदार मछलियाँ थी, कछुए थे, हाथों वाली मछलियाँ थी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। यानी कई जीव समुद्र में पाए जाते हैं, जिनमें यहाँ पर इसने घोंगे देखे थे, जालीदार मछलियाँ देखी थी, कुछ कछुए भी देखे थे, और एक मछली तो ऐसी देखी थी जिसके 8 हाथ थे और वह कई गुना लंबे भी थी, और वह अपने हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। तो ये पैराग्राफ आपके समझ में आएगा। इसमें क्या बताया, इसमें सबसे पहले तो बताया है कि जब पानी गर्म धारा में मिलता है तो जो बर्फ़ होती है वो भी पिघल जाती है, और वो बर्फ़ पिघल करके उस पानी के माध्यम से समुद्र में जाकर मिल जाती है। फिर आगे हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा है कि समुद्र है, समुद्र में पानी के अलावा जीव जंतु भी रहते हैं और समुद्र में नमक भी पाया जाता है। इस कारण उस समुद्र का पानी है वो खारा होता है। उसके बाद में इसमें बताया है कि यहाँ पर समुद्र में कुछ जीव भी होते हैं, जिनमें रेंगने वाले घोंगे होते हैं, जालीदार मछलियाँ होती हैं और कई कछुए भी पाए जाते हैं। वहीं यहाँ पर एक ऐसी मछली की बात बताई जा रही है जिसके 8 हाथ थे, वह कई गुना लंबी थी और वह इन्हीं हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। समझ में आ गया होगा ये वाला पैराग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं।
मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। क्या देखी? अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था। कि समुद्र के नीचे है ना, अंधेरा ही होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है समुद्र में, इसलिए सूर्य प्रकाश नीचे गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। लालटेन लिए घूम रहा हो यानी उसकी आंखें थी इस प्रकार की। उसके पास लालटेन थोड़ी ना थे जीव के पास में। लालटेन होने का तात्पर्य उसकी आंखें इस प्रकार की थी, वो चमक रही थी। तो कौन सा जीव था ये सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इससे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी, और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि समुद्र में तो अंधेरा ही था, सूर्य प्रकाश है वो नीचे तक गहराई तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जीवों को क्या दिखाई देता होगा? तो उसने एक ऐसी मछली देखी जिसकी रोशनी लालटेन की तरह थी, यानी वो प्रकाश दे रही थी, और उसके प्रकाश को देखकर कई कई छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आ जाती थी, और जब यह भूखी होती तो उन मछलियों से अपना शिकार कर लेती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। नीचे समुद्र में भी जंगल है। अब समुद्र में जंगल, छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। यानी जहाँ पर पानी रहेगा वहाँ पर पेड़ पौधे तो होंगे। समुद्र है तो उसमें पानी है, तो नीचे पेड़ पौधे भी होते हैं, है ना। लेकिन समुद्र का पानी ऊपर गहराई तक रहता है, इसलिए वो ऊपर दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार की कुछ लताएं वगैरह भी समुद्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ हैं वो बहुतायत, बहुतायत का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। नाना प्रकार का अर्थ है अनेक प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया, मन में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि असंभव है, कि ऊपर तो नहीं जा सकते। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जब हम समुद्र की तह में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर जंगल है। कोई तो ठिंगने, ठिंगने मतलब बिल्कुल ही छोटे, कोई मोटे वाले पेड़ पौधे से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं और घाटियाँ देखने को भी मिलती हैं, और समुद्र में अनेक प्रकार के जीव भी देखने को मिलते हैं। तो वहीं पर ओस की बूंद कहती है कि मेरा मन हुआ ऊपर लौटने का, कि अब पर वापस चलें, लेकिन प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि ये तो असंभव हो गया। क्यों असंभव हो गया? क्योंकि पानी है वो 3 मील मोटी तह थी उसके ऊपर, ओस की बूंद के ऊपर 3 मील मोटी तह थी। ऐसे में वापस लौटना बहुत मुश्किल था। ऐसे में पानी, ओस की बूंद वहाँ पर कैसे रह सके? तो वह अपने लिए बताती है कि मैं जान बचाने की चेष्टा करने लगी।
और ये मेरी बात कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकर इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। कहने का मतलब समुद्र में पानी ही पानी होता रहता है, क्योंकि नदी होती है तो नदी का पानी है वो कहाँ पर आता है, समुद्र में ही आता है। तो इस कारण समुद्र का पानी है वो कम होने वाला नहीं है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। चट्टान भी होती है समुद्र के पास। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की संपत्ति में वही पड़ा रहना ठीक था, परंतु हमें कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे भीतर क्या छिपा हुआ है। यहाँ तात्पर्य ये निकलता है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं या जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के शोध किए हैं, अनेक प्रकार की खोज की है। खगोलवेत्ता हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों की जानकारी इकट्ठी की है। तो ऐसे में समुद्र में नीचे क्या है, धरातल में क्या है, इस प्रकार की खोज उन्होंने की है। तो उन्होंने हर चीज़ का परीक्षण किया है और उसके माध्यम से जो नतीजे हैं उनके बारे में बताया। तो यहाँ पर बताया गया है कि समुद्र के पास है वो चट्टान होती हैं, और चट्टान किसकी बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर बताया कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान से निकले। यानी इस चट्टान के माध्यम से बताया गया है कि पृथ्वी है तो ये सभी जगह एक जैसी नहीं है, सभी जगह समतल नहीं है, कहीं पर ये खोखली भी है। और एक स्थान पर इकट्ठा होने के बाद हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब पृथ्वी का जो खोखलापन है जो इन्होंने देखा है, तो उसके माध्यम से पता लगा है कि सारी जमीन एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ उत्साही युवा भी वहाँ पर मिले थे और उन्होंने कहा कि हम खोज करेंगे, कि खोज करनी है कि आखिर चट्टान क्या है, समुद्र में पानी कितना गहराई तक रहता है, समुद्र के नीचे क्या क्या रहता है, समुद्र में कौन कौन से जीव रहते हैं, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, तो उसके लिए बताया कि हम खोज करेंगे और पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे। पृथ्वी के हृदय में, हृदय का मतलब है पृथ्वी के अंदर। आपको पता है कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारी धातुएं निकलती हैं, जैसे सोना है, जस्ता है, चांदी है, बहुत सारी धातुएं निकलती हैं, खनिज पदार्थ निकलते हैं। तो इन सब की जानकारी किसके माध्यम से हुई है, खोज करने से तो हुई है। तो ये यहीं पर यही बताया गया है कि खोज करने से पता चलेगा कि पृथ्वी में कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या छिपा हुआ है। तो ये पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। पहले में तो क्या बताया गया था कि ओस की बूंद कहती है कि मैं गहराई खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक वस्तु देखी और चौंक पड़ी। क्या वस्तु थी कि समुद्र में अंधेरा था, तो वहीं उसको एक ऐसी मछली दिखाई दी जो लालटेन की तरह चमक रही थी, और उसकी रोशनी पाकर के अन्य जीव जब उसके पास आते थे तो मछली उन जीवों को खाकर अपनी भूख मिटा लेती थी। फिर आगे पढ़ा था इसमें कि समुद्र के नीचे हैं वो जंगल दिखाई देते हैं, वहाँ पर छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ हैं बहुत सारे देखने को मिलते हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ और घाटियाँ भी देखने को मिलती हैं, और इन्हीं पहाड़ियों और गुफाओं में अनेक प्रकार के जीव भी रहते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा था ओस की बूंद वापस जाना चाहती थी लेकिन वो जा नहीं पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि उसके ऊपर 3 मील मोटी तह थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि समुद्र में बहुत सारा पानी रहता है जिसमें यदि व्यक्ति एक बार चला गया तो वापस निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर वह आगे बताती हैं कि
पृथ्वी जो समुद्र है और जो पृथ्वी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। तो वहीं यहाँ पर चट्टान की बात करते हैं कि एक चट्टान के माध्यम से हम बाहर निकले तो पाए कि पृथ्वी है वो भीतर से एक स्थान ऐसा जहाँ पर वो खोखली है। तो इसके बारे में हमारे देश के जो खगोलवेत्ता हैं उन्होंने पता लगाया कि उसकी खोज की कि पृथ्वी के अंदर और क्या क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। ठोस वस्तु नहीं थी, बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार का अर्थ होता है अनेक प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। कि एक स्थान ऐसा आ गया जहाँ पर ठोस वस्तु भी नहीं थी। क्या नहीं थी? ठोस वस्तु नहीं थी। एक ऐसा स्थान आ गया जहाँ पर ठोस वस्तु नहीं थी। वहाँ पर क्या था? फिर चट्टानें थी, बड़ी बड़ी चट्टानें थी और उन चट्टानों का रंग कैसा था? लाल और पीला। चट्टानों का रंग कैसा था? लाल और पीला था। और अनेक प्रकार की धातुएं वहाँ पर थी। क्या थी? अनेक प्रकार की धातुएं। और वो इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। पानी के बह के साथ में धातुएं चली जाती है ना, तो वहाँ पर ठोस वस्तु का नाम न था। यानी वहाँ पर क्या था? फिर तरल ही था। और तरल क्या होता है? पानी होता है। तरल क्या होता है? पानी होता है। तो वहाँ पर एक ऐसे स्थान पर लेखक पहुँच गए जहाँ पर पानी ही पानी था और पानी के आसपास बड़ी बड़ी लाल और पीली चट्टानें थी और वहाँ पर जो धातुएं थी ऐसा लगता है वो पानी के साथ बहकर चली जाएंगी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। क्या दुर्घटना हो रही थी? हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। तापक्रम ऊंचा होने का तात्पर्य क्या है? पानी का गर्म होना। भाई तापक्रम जहाँ ऊंचा होगा वहाँ पर पानी गर्म होगा और जहाँ पर तापक्रम नीचा होगा वहाँ पर पानी ठंडा होगा। यह हमारे लिए ऐसा ही था कि तापक्रम बहुत ऊंचा था तो ये तो सहन करने वाला नहीं था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मैंने पहले बताया था ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ओस की बूंद ने अपने बारे में ही बताया है। वह कहती है कि इसी स्थान पर एक दुर्घटना होते होते बच गई। क्या होते बच गई? कि खोज हो रही थी। खोज तो वो कर रहे थे और खोज में उनको आगे बढ़ना था तो वो आगे बढ़ते जा रहे थे। बिना कुछ देखे सोचे विचारे वो आगे बढ़ रहे थे और वो ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर तापक्रम बहुत ऊंचा था और तापक्रम इतना ऊंचा था कि उसको सहन करना मुश्किल था। वह असह्य था। असह्य का अर्थ होता है सहन न कर पाना। तो वह तापक्रम इतना ऊंचा था उसको सहन नहीं कर पाए। हमारे अगुआ कांपे, यानी आगे अगुआ होते पैर, पैर कांपने लग गए कि अब आगे कैसे बढ़े, आगे तो नहीं जाते। और देखते देखते उनका जो शरीर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। ओस है ना, पानी है, पानी है तो वह किसमें? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया था। यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी। और अब ओस की बूंद कहते हैं मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकले भागी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि यहाँ पर तापक्रम ऊंचा था। तापक्रम ऊंचा होने के कारण यहाँ पर पानी था वो बहुतायत में गर्म था। तो ऐसे स्थान पर जा पाना बहुत ही मुश्किल था।
हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। यानी पृथ्वी है सभी जगह समान नहीं है, कहीं पर खोखली भी है। तो जहाँ पर खोखली होती है वहाँ पर जैसे भूकंप आते हैं, भूकंप हर जगह नहीं आते हैं ना। जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर भूकंप बहुत कम आते हैं, और जहाँ पर पृथ्वी खोखली होती है वहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये कारण क्या है कि पृथ्वी का एक समान न होना है, कि कहीं पर पहाड़ी हैं तो कहीं पर घाटियाँ हैं, तो कहीं पर मैदान है वो समतल हैं। तो ऐसे में पृथ्वी है वो सभी जगह समान नहीं है। तो पृथ्वी का गर्भ है वो हिल रहा था, यानी भूकंप आने की चेतावनी दे रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ पीछे देखने से क्या ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिंगली, धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और उसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। कहने का मतलब ये एक भूकंप आ गया था वहां पर, है ना। वहां पर इस प्रकार ज्वालामुखी फटा था। तो उससे ज्वालामुखी फटने से क्या हुआ कि ऐसे स्थान पहुंचे जहाँ पर पृथ्वी, जब ज्वालामुखी फटता है ना तो ज्वालामुखी बहुत ही गर्म होता है। ज्वालामुखी क्या होता है, बहुत गर्म होता है। तो ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ पर पृथ्वी का गर्भ है वो हिल रहा था। यानी ज्वालामुखी फटता है तो वह नीचे से तो फटता है, जमीन फट जाती है वो पूरी। तो एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ था और हम बड़ी तेजी से फेंक दिए गए। ज्वालामुखी थी तो उसका प्रहार इतना था कि जो लेखक थे वो दूर जाकर गिरे। कहने का मतलब यहाँ पर ओस की बूंद अपने बारे में बता रही है। ओस की बूंद है वो अलग जाकर गिर गई। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे कि पानी पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, अब ज्वालामुखी पड़ता है तो क्या होता है, उसमें धुआं निकलता है, रेत है वो भी उड़ती हुई दिखाई देती है, धातुएं वो पिघल जाती हैं और लपटें निकल रही होती हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। तो लेखक कहते हैं मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बातें कह रही हो। तो लेखक समझ गए थे कि यह बात किसकी कही जा रही है, ज्वालामुखी की बातें कही जा रही है। तो ये दृश्य किसका था, ज्वालामुखी का था। ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो वो ज्वालामुखी होता है ना वो बहुत ही गर्म होता है। तो इस ज्वालामुखी के लिए पहले ही बताया था कि हम आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ पर तापक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। तो तापक्रम बढ़ गया था, वो एरिया कौन सा था, ज्वालामुखी वाला ही था। और जब ज्वालामुखी फटा तो क्या हुआ, धुआं उड़ी थी, रेत उड़ गई, पिघली धातुएं हैं वो पिघल गई थी और लपटें हैं वो बाहर की ओर निकले रही थी। आज हम इतने ही पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।